ना हो निदेशकों का कार्यकाल, तब कैसे पूछ सकेंगी एजेंसियां बीजेपी से सवाल। ये उद्देश्य है जो कारनामे आप देख रहे हैं कल से और पहले से भी, क्योंकि घोटालों और जुर्मों से बचना खुद की नाक भाजपा तेजी से गिरा रही है सभी संस्थाओं की साख। The BJP is consistently, deliberately, consciously, intentionally engaged in undermining institutions, sabotaging institutions, creating security for the establishment themselves instead of security for the nation, and the ordinances are another example in that direction. These ordinances take these institutions from discipline and upholding the rule of law to dutifulness to their political masters, to discretion in choosing how to deal with equals unequally, and from objectivity to subjectivity. As you know, these ordinances give an empowering provision of 5 years or up to 5 years for extensions. I am not going to go into the legalese. मैं आपसे तकनीकी बातें नहीं करने वाला हूं। मूल शब्द जो ऑर्डिनेंस का, अध्यादेश का महत्वपूर्ण है वो है एक्सटेंशन, समय बढ़ाना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप अपने आप के लिए कानून द्वारा, अपने आप यानी सरकार, मंत्रालय, मंत्री, मोदी सरकार अपने लिए अध्यादेश द्वारा यह अधिकार क्षेत्र प्राप्त कर रही है कि जो चल रहा है, जो पदासीन व्यक्ति है, उसको हर वर्ष, प्रतिवर्ष 1 वर्ष के लिए उसका कार्यकाल बढ़ा सके, और 1 वर्ष के बाद 1 वर्ष और, जब वो वर्ष आएगा चौथा तब उसको फिर बढ़ा सके, और फिर एक बार और जब 5वां वर्ष आएगा तो फिर बढ़ा सके 5वें वर्ष के लिए। यह अधिकार क्षेत्र दिया है अध्यादेश ने। इसका सीधा उद्देश्य, प्रमाण, इसका गंतव्य, इसका जो मूल तत्व है वो क्या है? वो है लटकाना, झुलाना, इंतजार करना, नियंत्रण करना, कंट्रोल फ्रीक सरकार। क्या मतलब होता है लटकाना, झुलाना, इंतजार करना, कंट्रोल फ्रीक सरकार का? मैं आज पदासीन व्यक्ति हूं, मेरे से जो काम चाहिए वो करवाते रहेंगे, जो गलत, गैरकानूनी, द्वेषपूर्ण या कोई उस प्रकार का काम है वो करवाते रहेंगे, और इस सरकार की 7 साल की इतिहास इससे प्रज्वलित है, ऐसे कई उदाहरणों से। और अगर आपने काम पर्याप्त रूप से, सेवापूर्वक, पूरे सही एफिशिएंसी के साथ कर डाला, तो इस अध्यादेश के जरिए आपको 1 साल और मिलेगा। 3 साल नहीं, 5 साल नहीं, 1 साल और मिलेगा। आप प्रोबेशन में हैं हर वर्ष अगले वर्ष के लिए, और आपके अगले वर्ष का प्रोबेशन इस वर्ष के निर्धारित काम को कार्यान्वित करने पर निर्भर करता है। वही काम जो आप इस द्वेष से भरी सरकार के अलग अलग एजेंसियों द्वारा देख रहे हैं 7 वर्ष से। अंग्रेजी में इसको कह सकते हैं कीपिंग यू ऑन अ लीश, watching you and giving you incremental, partial, piecemeal extensions, because that allows me to be a control freak over you. That allows me to control, because I will say next time please watch out, your probation is coming up again after 1 year. You better behave and do everything I tell you, because then only you'll get an extension. मैं ये समझ सकता हूं कि आपने स्वतंत्रता और निष्पक्षता के नाम पे
एक बहुत बड़ा अध्यादेश पास किया है जिसके अंतर्गत आप 5 वर्ष का कार्यकाल समूचा फिक्स्ड, जो बदलाव नहीं कर सके कोई, वैसा कार्यकाल एक कानून द्वारा लाए हैं जो अगले नए पदासीन व्यक्ति को दिया जाएगा। उसको कहा जा सकता है कि आप किसी निष्पक्षता, स्वतंत्रता, एक स्वतंत्रता के स्तंभ को बना रहे हैं, लेकिन इसका विपरीत कर रहे हैं आप इस अध्यादेश द्वारा। आप कह रहे हैं कि मैं नॉर्मली आपको 2 साल के लिए फिक्स टेन्योर दिया है सरकार ने, 2 साल के बाद मैं हर साल आपको 6 महीने या 1 साल की बढ़ोतरी दूंगा, एक साथ नहीं दूंगा, पहले से नहीं बताऊंगा, फिक्स नहीं दूंगा, आपको अपने ऊपर निर्भर करूंगा। ये आत्मनिर्भर सरकार है, हम सब जानते हैं। ये आत्मनिर्भर सरकार के स्लोगन, माननीय प्रधानमंत्री के स्लोगन का एक नई परिभाषा है कि मैं आपको अपने ऊपर निर्भर करूंगा और आपको अपने ऊपर निर्भर करवा के मैं काम करवाऊंगा आपसे। वही जो मैंने कहा, आपको लटकाना, झुलाना, इंतजार कराना, कंट्रोल करना। ये चाहे आप सीबीआई के विषय में देख लीजिए, चाहे आप ईडी के विषय में देख लीजिए, अलग अलग नए नए चीजें हो रही हैं आजकल सीबीआई के लिए। मैंने और सोचा कि शायद इसको आप क्रेडिबिलिटी बिरेफ्ट इंस्टीट्यूशन भी कह सकते हैं, अंग्रेजी में सीबीआई, क्रेडिबिलिटी बिरेफ्ट इंस्टीट्यूशन। ईडी के लिए भी कई शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन मूल बात यह है कि जब अभी उस कागज पे शायद स्याही भी सूखी नहीं होगी जिसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आप बस और नहीं, आप जो बढ़ावा देते हैं इस टर्म को, उसका अंत अब होना चाहिए। ये आपको मालूम है कि ये 2 साल का और उसके बाद माननीय खंडपीठ उच्चतम न्यायालय की, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि आगे नहीं बढ़ सकता, और वो कार्यकाल एक केस में 18 नवंबर को अंत हो रहा था या 17 की रात को। दूसरे कार्यकाल में जो भी कार्यकाल था तब अंत होता। ऐसी चीजें कहने का फायदा क्या? अगर उच्चतम न्यायालय अभी कहती है और 2 हफ्ते बाद उसको पूरा आप बाहर फेंकते हुए अनादर के साथ, बिना उसको सुने, समझे, आत्मसात किए उसका उल्लंघन करते हैं कानून द्वारा। और कानून कब? 15 दिन पहले संसद के। आपको संसद की अवहेलना करनी है, आपको उच्चतम न्यायालय का बाईपास करना है, आप किस संस्था को छोड़ने वाले हैं? मैं याद दिलाना चाहता हूं, हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन संस्थापिक स्मृति जगाने की आवश्यकता पड़ती है बार बार। ये पीसमील एक्सटेंशन, यही मूल बात थी जिसको 1997 में जैन हवाला केस में उच्चतम न्यायालय ने कड़ी निंदा की थी। कुछ पंक्तियां मैं आपको याद दिला दूं। An in-depth consideration of the matter leaves us with no doubt that the clear legislative intent in bringing the aforesaid provisions to the statute book are for the purpose of ensuring complete insulation of the office of the Director CBI from all kinds of extraneous influences as may be, as well as for upholding the integrity and independence of the institution of the CBI. ये 97 का नहीं है, ये 97 के बारे में 2019 में आलोक वर्मा अस्थाना केस में लिखा गया, लेकिन 1997 के बारे में बड़े सही शब्द हैं, बड़े स्पष्ट शब्द हैं, बड़े परिपक्व शब्द हैं, बड़े मजबूत शब्द हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपके जरिए कि पर्पस ऑफ ensuring complete insulation of the office of CBI from all kinds of extraneous influences and for upholding the integrity and independence, ये उससे होता है कि हर वर्ष मैं बोलूं इनको कि साहब आपका अगला साल आ रहा है प्रमोशन का, आप बिहेव करते हैं अपने आप को तो मैं देता हूं आपको बढ़ोतरी, एक्सटेंशन, और नहीं करते तो नहीं देता हूं। ये उद्देश्य परिपूर्ण होता है उससे। दूसरा देखिए आप, The long history of evolution has shown that the institution of the CBI has been perceived to be necessarily kept away from all kinds of extraneous influences, so that it can perform its role as the premier investigating and prosecuting agency without any fear and favor. The head of the institution has to be the role model of independence and integrity, which can only be ensured by freedom from all kinds of control and interference, etc., etc. तो आप सोचिए, पहलू नंबर 1, आपने पीसमील, लटकाने,
और झुलाने और इंतजार करवाने वाली प्रवृत्ति का इस्तेमाल किया कानून बना के। नंबर 2, आपने अध्यादेश 15 दिन पहले किया है, बड़ा स्पष्ट है, संसद को बाईपास करने के लिए। नंबर 3, आपने उच्चतम न्यायालय के स्पष्ट निर्णय को, जो कुछ ही महीनों पुराना है, उसका उल्लंघन किया है, उसको खिड़की के बाहर फेंक दिया है, उसकी अवमानना की है, उसका अनादर किया है। नंबर 4, आपने ये किया है इन सभी एजेंसीज का दुरुपयोग करने के लिए, जो कि 7 साल से आपने भारत की इतिहास में लिख दिया है, और अब आपने घोषित कर दिया है आपका इरादा अगले कुछ सालों के लिए भी ये करने का, और सिर्फ इसलिए कि किसी का एक दिन तारीख जा रही है, किसी का एक दिन कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो मैं अंत में ये कहूंगा कि इसमें जनहित क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट क्या है, स्वहित है, बीजेपी हित है, सरकार हित है। 5 साल तो बहाना है, साहिब को बहुत छुपाना है, आखिर अपने दोस्तों को बचाना है और विपक्ष को भी तो दबाना है। ये 5 साल ये हैं, लटकाना झुलाना ये है। और अगर आपको इतना शौक था अध्यादेश पास करने का और 5 साल के स्वतंत्र, निष्पक्ष, मजबूत कार्यकाल को देने का, तो आपने बड़ा स्पष्ट एक कानून क्यों नहीं पास कर दिया कि ये टेन्योर बिना किसी इंटरफेरेंस के, बिना किसी हस्तक्षेप के, बिना किसी के चिक के, सब व्यक्ति जो हैं और आगे आने वाले उनका 5 साल होगा फिक्स्ड। ये नहीं कहा आपने, आपने कहा हम आपको देंगे एक्सटेंशंस, एक प्रकार से जैसे आप बांटते हैं फायदे, रिवॉर्ड्स, फायदे। 15 दिन पहले क्यों किया? चुप्पी। उत्तर यह है कि संसद के 15 दिन पहले इसलिए क्या कि हम तो हमेशा से ऐसे करा चले आ रहे हैं। 7 वर्ष में हमने सैकड़ों बार संसद के महीने 15 दिन पहले अध्यादेश, ऑर्डिनेंस पास किया। आप क्या कर पाए? कोर्ट ने कुछ किया, विपक्ष ने कुछ किया, हम और करेंगे। हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमारा संवैधानिक अधिकार है, आप तो रोक नहीं पाए इसको। नंबर 3, क्या आप समझते हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसको हर 6 महीने में बोलते हैं आपका प्रोबेशन आने वाला है कुछ महीनों में, वो स्पष्टता, निष्पक्षता, स्वतंत्रता से काम कर सकता है? क्या ये आपको कॉमन सेंस लगता है? कोई भी हो। नंबर 4, ये विशेष कृपा जो की है 2 एजेंसियों की, उन 2 एजेंसियों का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है पिछले 7 साल में? जो लॉन्ड्री मशीन है उसमें से किसको डाल के निकाल के सफेद किया जाता है और किसको दबा के क्रश करके काला किया जाता है, और किन लॉन्ड्री मशीन्स के द्वारा किन एजेंसीज का दुरुपयोग हुआ है, ये पूरा देश जानता है 7 साल से। नंबर 5, क्या पब्लिक इंटरेस्ट, क्या जनहित है? सो फ्रेंड्स, I think the answers to my questions are obvious. The answers to the questions arising from ordinances just 2 weeks before Parliament is an attempt to sabotage, sidestep and skirt the institution of Parliament. Sabotage, sidestep and skirt. The attempt is to substitute servility and subordination to political masters in place of independence. It is to substitute subjectivity in place of objectivity. The object is to look for self-security and security of the establishment. Establishment here means NDA and BJP, not security of the nation. As I have told you, the crucial word in this ordinance, friends, is the word extension. It is not an ordinance which may be camouflaged and may fool some of you to give a guaranteed tenure of 5 years, either to the incumbent or to a newcomer. A guaranteed tenure of 5 years could, and I am not conceding but I am just arguing, possibly be touted as a index of independence, giving you security of tenure in which you can't be touched. This ordinance just does the opposite. Make no mistake about it, friends. This ordinance says that I will keep you on probation,
I will keep you on a tight leash. I will keep you on a master-servant relationship. I will ask you every 6 months, 9 months, look, your next extension is due next January or next March. Have you behaved? Have you done his master's voice? Have you done the master's bidding? If you have, I may consider a extension. If you haven't, tough luck, go home. I have the power. This act gives me the power to make piecemeal, partial extensions. This is, friends, the very opposite of security of tenure and independence. It is turning the concept of independence of such agencies on its head. And to add insult to injury, it is turning it on its head by a supposed act of parliament which goes by the name of an ordinance. Friends, it is easy to forget, but remember that this campaign to have fixed tenures started more than 25 years ago in 1997 or 23 years ago. And it is repeated not only in the Jain Hawala case in that year, but also in the Alok Verma case in 2019. Just to refresh your institutional memory, you know how much it was emphasized to ensure complete insulation of the office of director from all kinds of extraneous influences, quote unquote. Best public interest so that the director may function without fear and favor. I'm just quoting from the judgment. It has to be the role model of independence and integrity, etc., etc. The note you will get will have some of these quotations. Are we anywhere doing this? Are we anywhere near this with the kind of shenanigans which this government has unleashed? Therefore, it brings us to the 4 or 5 facets and the 4 or 5 questions with which I conclude, as I've done in the Hindi version which I've just spoken. 1. On the face of it, what is the public interest possible in passing an ordinance 15 days before Parliament? This is personal interest. This is political interest. This is self-interest. It is not public interest. This is fear, and therefore fear begets fear. Second, have you insulted, ignored, jettisoned, decimated a Supreme Court order which just a few weeks ago said no, please don't extend and shall not be extended beyond the date of the incumbent, which in one case is 18th November. So Supreme Court's order with the deepest respect is not worth the paper on which it is written in the way you have reacted to it. Is it contumacious? Is it disrespectful? Is it completely subverting a hallowed institution of Indian democracy? Number 3, have you not undermined completely whatever little is left of parliamentary prestige? We know that you have been doing it for the last 7 years. That's no reason for doing it another time. We know that you think you can act with impunity. We have done ordinances before, so we shall do it again. But 15 days before Parliament, are you not snooking a nose at Indian democracy and the temple of Indian democracy? Yes, you are. And all the great names from Prime Minister downwards are keeping quiet. They are the authors. How can they speak? Number 4, the agencies we are talking about in these 2 acts, what a glorious account they have given of themselves in the last 7 years. They have established milestones of achievements, do you think? Does the country show that faith in them? Does the country believe that these are not misused for vendetta? Has the Supreme Court not just last week said that it is alarming that there is so much crisis of credibility about these institutions? Is it not true that state after state after state after state is withdrawing consent to institutions which you are now decimating and undermining with these tactics? Number 5, why did you not create a statute which gives a fixed tenure
and played this great game of camouflage by using extension only to control, be the control freak, be the master, be the dominator. So friends, I think we need to show the NDA as exposed, not as a National Democratic Alliance. It is an alliance of its principal component, the BJP, with agencies called CBI and ED. That's the alliance. It's not a political alliance. It shows the CBI amidst its many glittering acronyms as a credibility bereft institution. A credibility bereft institution. It shows that desperation, greed and fear, a dangerous cocktail of all of them, is what motivates this government to act. And mind you, there is fear in it also. Fear of self-preservation, which has led to this sabotaging, sidestepping and skirting of Parliament and of all the other institutions, including the Supreme Court. We beseech every stakeholder in this country, and we also include all authorities, all members of the authority who care for the future of India, not to take this lying down. Thank you. Dr. Singhvi, I have two questions. The first question is about the process, which is basically the ordinance route the government has taken. Now, Dr. Singhvi, you are a legal luminary. You know very well that the ordinance can be brought any time when the Parliament is not in session. My question to you is that even if they have brought it 15 days before the Parliament and when they have already announced the dates of the session, intersession, anyway the ordinance will come before both houses of Parliament for scrutiny and to be replaced by the regular law. Do you think there is still a... Let me answer that straight away. First of all, what is the meaning of the letter and the spirit of the Constitution? Is the letter and more importantly the spirit of the Constitution that when Parliament is meeting next week you pass an ordinance this week? Is that the spirit? Of course Parliament will meet sometime. It will meet after 2 months, 3 months, 4 months. But that's not the spirit. Number two, does it not reduce Parliament to a formality? Number three, let me reverse your question. What is so special about this man or this man that he can't be appointed again with the same act after 2 weeks? Is he the harbinger of so many secrets of yours? So where? If you have the brute majority of numbers which you want to misuse, you will have him back. Why did you do this in this manner? Because your intent is to undermine Parliament, to show that we damn care and we don't care. But yes, we will do what we want because we have done it earlier. And also, you have used so many subterfuges because you have to see the entire Chal Charitra and Chehra of this government in totality, not in one event. You have deliberately, not one but many cases, in a matter is pending on that in the Supreme Court, declared a bill to be a money bill. Because you believe that this Parliament, in this House, I don't have the majority. You have used this same ordinance innumerable times earlier. There is a concept in law, and I'm not saying that everything is legal. I don't agree with this, that everything I should make legal, everything I should go to court. But there is a concept in law known as fraud on power. If I use your principle, then every time 15 days or 1 month before the Parliament, I will pass an ordinance, let it lapse, and again pass an ordinance. As you know, it happened in the Bihar case. Now that is known as fraud on power. If I give you a power, it is intended to be used for the purpose for which it is conferred, not for ulterior circumventing notions. So this is something too deep and too basic in terms of values for this government to understand. Can you explain some of the impacts it will have on opposition, nudging with the institutes? It will have forget the opposition, it undermines our institutional pillars of Indian democracy. We are more concerned about that.
And the only person standing up for this is the opposition or segments of it. What is this press conference? This press conference is our articulation through you. What else can be done in a democracy? You are asking another question. Mr. Chatterjee, you had another. My second question, Dr. Singh, you spoke about the recent Supreme Court judgment against extensions of, going beyond the date of the retirement of it as anniversary date of the incumbent. So, in the larger scrutiny of the law, do you think such an ordinance can hold water? In the light of Look, I strongly believe that a political message and an akrosh and anger at the political, social, societal level must be there and must be separated, because I don't believe in everything being legal, invalidated, only then it is wrong. Point one. Point two, I have no doubt that this is a complete misuse of power. It is a nullification of a Supreme Court order without taking away the basis of that order, and under law you cannot nullify a order of the Supreme Court under our constitution, so it is illegal also. Number three, it is illegal, immoral in the sense that it is against all values of our constitution. The constitutional values are as important as the constitutional letter and spirit. And fourth, it seriously undermines all the institutions I've talked about. 2 statutory, 1 parliamentary, 1 Supreme Court. बस 2 मिनट में आते हैं और बाकी इसका खत्म कर ले, कुछ पूछना है तो फिर इसमें चलते हैं नॉन ब्रीफिंग पॉइंट पे, नॉन सुओ मोटो पे। हो गया इसका? हाँ बताइए। नहीं देखिए, मैं हमेशा, आप जानती हैं, किसी और की टिप्पणी पे फिर टिप्पणी करने को मैं सही नहीं मानता। वो यहाँ हैं, वो दिल्ली में हैं, आप उनसे पूछिए क्या मन था, क्या उनका उद्देश्य था। मेरा करना उचित नहीं रहेगा, मैंने वैसे भी उसको विस्तार से सुना और समझा नहीं है, लेकिन आप उनसे पूछ सकती हैं। देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं। मैं देखिए उनके शब्द, उनका उद्देश्य नहीं जानता, न मैं उनके शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, न मैं उनके ऊपर टिप्पणी कर रहा हूं। मैं आपके जनरल क्वेश्चन का उत्तर दे रहा हूं। इसमें क्या तो कोई दो राय है कि जो भी आप नाम लेते हैं, अच्छे रहे हों, बुरे रहे हों, इतिहास में निंदनीय रहे हों या वो प्रशंसा के योग्य रहे हों, और इतिहास में हर पहलू के हर प्रकार के कैरेक्टर आते हैं, क्या वो भारत की अस्मिता, विरासत, संस्कृति से जुड़े हुए नहीं है? कैसा भी व्यक्ति हो, ये तो हर देश की बात है, ये तो आम बात है। क्या आप नकार सकते हैं कि आपकी संस्कृति में ऐसे, जैसे कि हर देश की संस्कृति में होता है, इतिहास में अलग अलग मापदंड वाले कैरेक्टर्स आते हैं और जाते हैं? तो जो लोग ये करते हैं वो सिर्फ इसको राजनीतिक बहुत छोटे ओछे कारणों उद्देश्यों से करते हैं, और न कोई देश आगे बढ़ा है अपनी सांस्कृतिक स्मृति को भुलाकर, झुटलाकर, मिटाकर, और सबसे महत्वपूर्ण वापस नए रूप से लिखकर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब का कहना है कि कांग्रेस और कमीशन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और बीजेपी और एनडीए के लिए कमीशन में ही सब चीज मिशन होती है। कांग्रेस को सीधा आरोप लगाया, क्या कहेंगे? मैं समझता हूं कि कई प्रश्नों का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं होती है। ये शब्द प्ले कर रहे हैं, ये किसी बात का उत्तर दे नहीं रहे हैं। मिशन जरूर होता होगा ऐसे ऑर्डिनेंस पास करने का, कमीशन जरूर नहीं होता होगा जब उनके खुद के पूर्व अध्यक्ष जिस पद पे आज आसीन हैं नड्डा साहब, उनको आपने कैमरा में देखा कमीशन लेते हुए। तो कौन सा मिशन है, कौन सा कमीशन है? एक मिशन तो ऑर्डिनेंस है, एक कमीशन वो है। इस प्रकार के मैं आपको कई और उदाहरण दे सकता हूं। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार के वर्ड प्ले में कुछ नहीं रखा है। ठोस बातों का जवाब देंगे तब मैं उनसे वार्तालाप करूंगा।
I think it's no point in a press conference adding fuel to a fire. We are all here to douse the fire and to solve it. I must put a disclaimer that it's next on Wednesday, and although I was out, on Wednesday I may be appearing, so don't misunderstand my response. I don't like to mix up the two. I may be appearing in the Supreme Court. But all I would say is that all three parties are and should, or should and are, trying their best to reduce, I will not say eliminate, but minimize this problem. You had in the beginning 5 or 7 or 10 suggestions. Then you had a tick-off of 50% of them. Now you have a further list which has been dealt with today. Today it went on for some time. Now it is coming on Wednesday. So I think we should give it a little bit of time. It's not a push-button process. I don't agree at all with the situation we are in. For my children, for myself, and for yourself. I find it very difficult. But then, by just blaming each other and shouting each other, we won't get anywhere. I think the Supreme Court also wants a constructive, concrete solution. And Wednesday is the third or fourth hearing. Let us wait for a while and see what happens. So there are contradictory figures that have been given by the Centre today. That's true. Centre and NCT have given different figures and also have given different origins and sources of the. But as I said, in an actively sub judice matter being taken up every other day, it might be better to wait for a couple of days. सर सलमान खुर्शीद साहब के घर पे नैनीताल में आगजनी की घटना हुई है बीजेपी के झंडे लेकर के कुछ लोग वहां पर पहुंचे और आरोप यही लगाया देखिए, कि आस्था को उन्होंने ठेस पहुंचाई। मैं सिर्फ आपको वोल्टेयर के शब्दों को याद दिला सकता हूं और वो सिद्धांत हमने कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस के बाहर, आपकी टिप्पणियों पे, आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस, सब जगह वही सिद्धांत फॉलो किया है. I will disagree with you completely, but I will defend to death your right to disagree with me. इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि मैं उनकी शब्दावली, उनके थॉट प्रोसेस से सहमत हूं या नहीं हूं, वो मुद्दा ही नहीं है. लेकिन हिंसात्मक कार्य करना किसी के विचारों के विषय में और उनको धमकाना और जोर जबरदस्ती करना, ये ओछापन है और ये सही रूप से उनकी चाल चरित्र चेहरा दिखाता है उस पार्टी का जिसका आप नाम ले रही हैं. Okay? Thank you, thank you, thank you. नमस्कार.